हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एनसीईआरटी कक्षा 4 के पाठ नंबर 1 से लेके 5 तक के उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है जो सी टेट 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले दिनों 3 वीडियो में डाल चुका हूँ पर्यावरण की, जो एनसीईआरटी कक्षा 5 के वे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो पाठ 1 से 17 तक के हैं, और आगे पाठ 17 से लेकर पाठ 22 तक के चैप्टर को हमने पढ़ा। तो उसमें से कोई टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है जो परीक्षाओं में पूछा जाए, इसलिए हम लास्ट वीडियो जो बोले थे कि चौथा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था। बस एक चैप्टर में है जो ग्रेगर मेंडल की कहानी है, जिन्होंने मटर पर शोध किया है और आनुवांशिकता को बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आगे आने वाले 1-2 दिन में हम ग्रेगर मेंडल की पूरी जीवन परिचय आपके सामने रखेंगे एक ही वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम आगे बता देंगे। तब तक हम कक्षा 4 के एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सी टेट 2022-23 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चलो चले स्कूल शीर्षक का यह चैप्टर, जिसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि भारत में बहुत प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। उस विविधता के अनुसार यह बताने की कोशिश की गई है कि हर राज्य, हर प्रदेश या हर गांव में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं, विशेष तौर से उन बच्चों के बारे में भी बात की गई है। वहाँ के जो बच्चे हैं वह अपने परिवेश के अनुसार किस साधन से स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पथरीले पहाड़ों में जाते हैं, बर्फ़ में जाते हैं, इन तमाम प्रकार की विशेषताओं को लेकर यह चैप्टर आया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं पहली विशेषता। आप देख सकते हैं बांस से बना पुल, जो असम राज्य की बात कर रहा है दोस्तों। असम राज्य के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, आइए देख लेते हैं उसको। और यह परीक्षा में पूछा भी जाता है दोस्तों, इसको ज़रूर आप नोट करिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं बांस और रस्सी से बना पुल किस राज्य में होता है, यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों असम। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं और कौन सा टॉपिक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर आ गया दोस्तों, ट्राली से कहाँ के लोग नदी को पार करते हैं। आप देख सकते हैं लद्दाख के राज्य की बात कर रहा है दोस्तों। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बांधी रहती है। ट्राली किसे कहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ लकड़ी से जो बना झूला होता है उसी को ट्राली कहते हैं। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि लकड़ी से बना झूला जिसमें बच्चे बैठकर नदी पार करते हैं और स्कूल जाते हैं, वह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो वह है लद्दाख। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं दोस्तों सीमेंट का पुल।
इस प्रकार के पुल वर्तमान में हर जगह हो गया है और इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो आइए देखते हैं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी है। इस प्रकार के पुल लगभग अब हर जगह पाए जाते हैं दोस्तों। इससे आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गई केरल की बात दोस्तों। आप देख सकते हैं केरल में वल्लम। आइए देखते हैं वल्लम क्या होता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी की बनी छोटी नाव। लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। वो भी किस राज्य में दोस्तों? केरल में। लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ के बच्चे नदी को किस प्रकार पार करते हैं दोस्तों? लकड़ी की छोटी नाव होती है और उसी में बैठ के नदी को पार करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे आ गई दोस्तों राजस्थान राज्य की बात, ऊँट गाड़ी से। आइए देखते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब वहाँ के रेत के द्वारा दिन में बहुत तेज़ धूप तपती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैदानी इलाके के एक गांव, जहाँ पे लोग बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं एक बैलगाड़ी साधन से। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप बच्चों से जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता है उस पर चर्चा कर सकते हैं और जानवरों के प्रति संवेदनशील बच्चों को बना सकते हैं। आगे देख सकते हैं साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों जंगल से जाते बच्चे। कुछ परिवार ऐसे हैं दोस्तों, भारत में लगभग हर राज्यों में आदिवासी जाति निवास करती है, जो जंगलों में निवास करती है और उनके बच्चों जंगलों के रास्ते होते हुए स्कूल जाते हैं। आइए देख लेते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। अगर आप जंगल के रास्ते जाते हैं तब इस स्थिति को महसूस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आ गई दोस्तों बर्फ़ पर चलते बच्चे। बर्फ़ की बारी आ गई। उत्तर पहाड़ियों की बात कर रहा है दोस्तों यह। उत्तर पहाड़ियों के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं आप देख सकते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। अगर बर्फ़ ताज़ी हो तो पैर धंस जाते हैं और जमी हो तो पैर फिसलने के डर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ गई बात दोस्तों उत्तराखंड। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के बच्चे हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते यहाँ पे पाए जाते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। वहाँ के बच्चे दोस्तों भागते हुए पहाड़ी रास्तों को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों परिवेश ही कुछ इनका ऐसा है कि जन्म से इस परिवेश में रहते हैं और इनको कठिनाई महसूस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अगला चैप्टर है दोस्तों पाठ 2 कान कान में।
इस चैप्टर में कुछ जानवरों के बारे में दिया है दोस्तों, जिनके कान की बनावट अलग अलग होती है, उस कान के महत्व को बताया गया है। और जानवरों के शरीर की संरचना या उन्हें किस प्रकार से पहचाने, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। जानवरों के डिजाइन के विषय में बच्चों के समझ को विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ जानवर है और इन जानवरों के कानों की अदला बदली की गई है और बच्चों से यह समझ बनाने की कोशिश की गई है कि वह पहचाने कि कौन से जानवर का कान किस जानवर में लगी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान दिखाई देते हैं। ये सभी के कान दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अलग अलग भले हैं लेकिन इनके कान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं कौन कौन से जानवरों या पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उसके बारे में है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ पक्षियों की बात की गई है जिनके कान तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिन पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, उन्हीं के बारे में प्रश्न आता है दोस्तों। और प्रश्न कहाँ से आता है, आइए हम दिखाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जानवरों को हम कैसे पहचानते हैं, उनके डिजाइन के अनुसार। और यह डिजाइन कहाँ से आते हैं, उनके बाल के अनुसार यह डिजाइन बनते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं दोस्तों। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछ चुका है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अंडे देने वाले जानवरों के नाम और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम। इन तीनों चीज़ों में एक संबंध बन के क्वेश्चन आता है दोस्तों। कान, डिजाइन और अंडे देने वाले जानवर, बच्चे देने वाले जानवर, इन सबको मिला के एक प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं वो कहाँ से बनता है दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रश्न का टॉपिक दोस्तों, वह यहीं से आता है। आप देख सकते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यह प्रश्न में पूछ चुका है कई बार। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं दोस्तों। और आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करिएगा, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे इसमें कुछ नहीं है दोस्तों और यह चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है दोस्तों, आप देख सकते हैं पार्ट 3, नंदू हाथी। नंदू हाथी के बारे में दिया दोस्तों। इस चैप्टर में हाथी की विशेषताओं और गुण के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर में वही टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे हाथी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक जो हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसको याद करिएगा दोस्तों, 2 से 4 घंटा ही बस सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे और विशेषताओं को देख लेते हैं दोस्तों। आगे एक विशेषता दी गई है दोस्तों, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू एक हाथी का बच्चा है, उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। ये 3 महीने का हो गया है तो इसका वजन कितना है दोस्तों, 200 किलोग्राम। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि एक छोटे हाथी के बच्चे का जो लगभग 3 महीने का होता है उसका वजन 200 किलोग्राम का मतलब 2 कुंतल दोस्तों होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो विशेषता है दोस्तों,
यह एक नंदू हाथी एक हाथी का छोटा बच्चा है जो 3 महीने का है, उसके बारे में है। इसका मतलब हुआ कि हाथी के बच्चे की विशेषता है। तो आइए देख लेते हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथिनियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि हाथिनियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, और वहाँ ऑप्शन में दे देगा हथिनियाँ, हाथी और बच्चे, तो गलत हो जाएगा। आपको 2 चीज़ याद रखना, हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। सबसे बुजुर्ग का मतलब होता है दोस्तों जो उम्र में सबसे ज़्यादा हो, वह हथिनी उस झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हथिनियाँ और बच्चे मिला के टोटल 10 से 12 एक झुंड में होते हैं दोस्तों। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे इस झुंड को छोड़ देते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, और जहाँ 16 वर्ष का होते हैं वह इस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले में रहते हैं। नंदू भी 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ है दोस्तों कि जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं जो हाथी की तरह समूह में एक साथ रहते हैं। इस झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना और खेलना, नहाना। आगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है दोस्तों, हाथिनियों के झुंड में सभी फैसले हाथिनी लेती है दोस्तों, हाथी नहीं लेता है। कौन सी लेती है? हथनी का मतलब फीमेल। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो भी फैसले लेती है वह बुजुर्ग हथनी लेती है, जिसका मतलब होता है वह हथनी जिसका उम्र सबसे ज़्यादा हो वही झुंड में फैसले लेती है दोस्तों। ठीक है, और इस तरह से चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है दोस्तों पार्ट 4, अमृता की कहानी। अमृता एक लड़की का नाम है दोस्तों। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जोधपुर के पास यह गांव है। उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ रहते थे दोस्तों। उस गांव में बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, और उस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ही ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश और मोर न जाने कितने जानवर बिना डर के घूमते थे उस गांव में दोस्तों। इस प्रकार से वहाँ के इंसान रहते थे कि जानवरों को कोई भय नहीं रहता था कि हमें कोई मारेगा या डांटेगा। कोई भी जानवर निडर उस गांव में घूमते रहते, किसी को भी अपने जान का खतरा नहीं महसूस होता। ऐसा गांव था दोस्तों। उसी गांव की एक कहानी है। होता क्या है दोस्तों कि एक राजा है, वह पेड़ों को कटवाने का आदेश दे देता है उस गांव के जितने भी पेड़ रहते हैं, और राजा के सैनिक चल पड़ते हैं पेड़ों को काटने के लिए। जब पेड़ों को काटते हैं तो जो अमृता है वह पेड़ों के साथ बहुत खेलती है और कूदती रहती है। वो उसको उसको पेड़ों से बहुत लगाव रहता है, और वह छोटे से पेड़ों के साथ खेलते खेलते बड़ी हो जाती है, पेड़ों से बात भी करती है। घर से जब भी खाली होती थी तो जाके पेड़ों के साथ बैठकर मन ही मन पेड़ों से बात करती थी और उसके साथ खेलती थी। तो जब वो राजा के सैनिक पेड़ों को काटने लगे तो अचानक यह देखी, और वहाँ जाने के बाद उन सैनिकों को मना की, लेकिन सैनिक बोलने लगे कि अगर मैं यह पेड़ नहीं काटता हूँ तो राजा हमें काट देगा, मतलब हमें जान से मार देगा, हम मजबूर हैं। इस प्रकार पेड़ों की कटाई को नहीं रोकते हैं। तो वह जो अमृता नाम की लड़की है दोस्तों, वह क्या करती है, पेड़ों को पकड़ के चिपक जाती है। और उस गांव के लोग इस दृश्य को देखते हुए कि जब एक लड़की इस पेड़ के लिए अपनी जान दे सकती है तो हम सब क्यों नहीं, और उस गांव के सभी लोग एक एक करके पेड़ों को पकड़ लेते हैं
और पेड़ों से चिपक जाते हैं, लेकिन फिर भी राजा के सैनिक नहीं मानते हैं और इस प्रकार से उस पेड़ों के साथ कई इंसान अपनी जान दे बैठते हैं और पेड़ों के साथ कट जाते हैं। और इसको देखने के लिए राजा उस जगह आता है जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ अमृता ने जान दी है। जब वह देखता है तो वह यह दृश्य देखकर बहुत ही दुखित होता है और उसे महसूस होता है कि इस गांव वालों को इस पेड़ों से लगाव कितना है और पेड़ों की रक्षा कितना करते हैं। इस प्रकार से उसके विचार में बदलाव आता है और वह आगे से ऐसा न हो ऐसा आदेश देता है और वहाँ पेड़ भी लगवाते हैं बहुत सारे। और तभी से आज तक उस गांव में पेड़ नहीं काटा जाता है और पेड़ की पूजा होती है और उस पेड़ का नाम है खेजड़ी। आइए खेजड़ी वृक्ष के बारे में विशेषताएं देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहानी तो सुन लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं गांव के लोग इस प्रकार से पेड़ों से चिपके हुए हैं और यह कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश कर रहा है। और इस फोटो में देख सकते हैं कि कई पेड़ कट गए हैं और कई इंसान भी पेड़ के साथ अपनी जान दे चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों खेजड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इसी के बारे में बार बार पूछा जाता है। और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है दोस्तों पार्ट 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। इस चैप्टर में दोस्तों अनीता के बारे में बात की गई है जो पढ़ाई करके मधुमक्खी पालन करके अपना नाम रोशन करती है और गर्ल स्टार के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी की यह कहानी है, आइए देखते हैं। यह लड़की दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है। अब देख सकते हैं दोस्तों यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा, उस लड़की का नाम है दोस्तों अनीता कुशवाहा, एक चमकता सितारा स्टार गर्ल है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। दोस्तों यह एक लड़कियों को शिक्षित होने के लिए उद्देश्यपूर्ण कहानी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें वह बहुत गरीब घर की रहती है दोस्तों। उसके परिवार वाले उसका नाम नहीं लिखवाते हैं तो वह अपने मैडम जी से बात करती है और उसके मैडम जी आकर परिवार वालों को समझाते हैं तो परिवार वाले उनके क्या करते हैं, उस अनीता नाम की लड़की का एडमिशन कराते हैं और वह पढ़ने भी जाती है और घर में भी माता पिता का भी हाथ बटाती थी। और पढ़कर एक दिन बड़ी होती है तो वह मधुमक्खी पालन से संबंधित पढ़ाई करती है और बाद में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करती है और उससे अपना परिवार भी चलाती है और बहुत मुनाफे भी कमाती है आगे चलकर। उसी की यह कहानी है। तो आइए देख लेते हैं मधुमक्खी पालन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसको बस जानना है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है। परीक्षा की दृष्टि से यही बिंदु महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ आ गया दोस्तों, इसको पहले देख लेते हैं। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरटीई अधिनियम 2009 जो प्रभावी होता है 2010 में दोस्तों। प्रभावी होता है 2010 में। यह सुपर टेट में पूछ चुका है दोस्तों और यह प्रश्न हमसे गलत भी हो गया था क्योंकि हम इसी को पढ़ के गए थे 2009। तो यह अधिनियम पारित होता है दोस्तों 2009 में, लेकिन जब यह पूर्ण रूप से लागू हो जाता है वह है 2010। तो यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों
कि आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह किस वर्ष प्रभावी हुआ दोस्तों? तो हम लगा दिए 2009, क्योंकि यह पारित हुआ था 2009 में और यही किताब में दिया है 2009 की यहाँ बात किया है और यही हमारे माइंड में था। इसको हम गलत कर बैठे दोस्तों। यह होगा प्रभावी जो होगा वह 2010 होगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है दोस्तों। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से की जरूरत होती है और मीठा घोल की जरूरत होती है जो चीनी से बना होता है दोस्तों, और छत्ते को साफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ। आप देख सकते हैं यहाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी पालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बक्सा, चीनी जिसका मीठा घोल बनाया जाता है, और छत्ते साफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यह कब खिलते हैं लीची के फूल? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं और यह फूलते कब हैं दोस्तों? फरवरी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जितना हम बता रहे हैं उतना की ही जरूरत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कुछ अब आ गई बात मधुमक्खियों की विशेषता के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा दोस्तों। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। लिखा है हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है दोस्तों। हर छत्ते में मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है दोस्तों, जो अंडे देती है और उसका काम है अंडा देना, जो रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। नर का मतलब होता है पुरुष प्रजाति। ठीक है दोस्तों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं दोस्तों। ये दिन भर काम करती हैं और ये मक्खियाँ दिन भर काम भी करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। ठीक है दोस्तों, जब उनको कहीं से ढूंढते ढूंढते रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे कि दूसरे मक्खियों को भी पता चल जाए कि यहाँ रस मिल गया है, और वहाँ सभी मक्खियाँ आकर रस को निकालना शुरू करती है। यहाँ लिखा है उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। वे रस से क्या काम करती हैं दोस्तों? शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। छत्ता बनाने का काम भी उन्हीं मधुमक्खियों का होता है दोस्तों, जो रस को ढूंढती हैं। और बच्चों को पालना भी, और बच्चों को भी पालना इन्हीं मधुमक्खियों का काम है दोस्तों। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। अगर यह मधुमक्खियां न हो जो बहुत सारे काम करती हैं, तो न छत्ता बने और न शहद। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। अगर शहद नहीं बनता है दोस्तों तो शहद की सारी मधुमक्खियां क्या होती हैं? भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। नर जो मक्खी होते हैं दोस्तों वह छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खियों के अलावा कौन से कीड़े जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों के अलावा बहुत से ऐसे कीड़े हैं दोस्तों जो समूह में रहते हैं, जैसे बर्रे, दीमक, चींटियाँ। इस प्रकार के बहुत से कीड़े हैं दोस्तों। ठीक है, जो बातें बताए हैं दोस्तों उसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये शहद के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। देखिए दोस्तों, जो चींटी की विशेषता है, जो रानी चींटी होती है उसका काम होता है अंडे देना। सिपाही चींटी
बिल का ध्यान रखती है दोस्तों। जो सिपाही चींटी होती है वह बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं दोस्तों। और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वह भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इस समूह में रहते हैं। दीमक और ततैये भी इस समूह की तरह ही रहते हैं दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ चुका है। और इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों।